आपके पास जो बिल्कुल पहला सवाल आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनविटी ऑफ ₹500 फॉर 7 years एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। आपको फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी है एनविटी की। 500 रुपये की एनविटी है, 7 सालों की बात हो रही है, और 14% का इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने मेंशन है। अच्छा, अब यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि एनवीटी ड्यू है या ऑर्डिनरी एनवीटी है, लेकिन हमें ये मालूम है कि ऑर्डिनरी एनवीटी की जो फ्यूचर वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या होता है। एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है 1 + I⁻n -1/I। यह आपका ऑर्डिनरी एनवीटी की जो फ्यूचर वैल्यू है उसका फॉर्मूला होता है। ऐसा ही होता है। अच्छा, एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। एनवीटी ड्यू की जो फ्यूचर वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या होता है। एनवीटी ड्यू की जो फ्यूचर वैल्यू है उसका फॉर्मूला होता है आर एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 + I⁻n -1/I मल्टीप्लाइड बाई 1 + I। अब यहाँ पर ये बात मेंशन है कि कौन सी एनवीटी है। नहीं, हम पहले ऑर्डिनरी एनवीटी से इसको सॉल्व करते हैं। 500 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 14% ⁻7 - 1 डिवाइडेड बाई 14%। इसको सॉल्व करिएगा, क्या बनता है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्या बनता है आंसर। सॉल्व करो जरा इसको। ये बनता है आपके पास 5365.25। 5365.25 5365.25 यही आंसर बताओ। क्या आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें कोई ये आंसर है। बिल्कुल 5365.25 के करीब तरीन जो आंसर आ रहा है, मिलता जुलता 5365.25 के करीब तरीन 6.1 का सी आंसर नजर आता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर यहाँ पर एनवीटी ड्यू क्यों अप्लाई नहीं किया और ऑर्डिनरी एनवीटी क्यों अप्लाई किया। देखो, आपके जो आईकेप के जवाबात होंगे ना, सवाल के जो जवाबात होंगे, अगर कोई सवाल ऐसा बिल्कुल बेसिक सा होगा जिसमें कोई एनवीटी ड्यू ऑर्डिनरी एनवीटी का जिक्र नहीं है, तो ऑप्शंस में फिर कोई एक ही ऑप्शन होगा। अगर एनवीटी ड्यू से ये सॉल्व किया जाता, ऑर्डिनरी एनवीटी और एनवीटी ड्यू में सिर्फ वन करूँ, यानी कि एनवीटी ड्यू वाला आंसर भी देख लेता हूँ, ऊपर वाला आंसर ऑर्डिनरी एनवीटी वाला था। तो 1.14 यानी कि 611 6.385 611 6.39। तो इसमें से तो कोई ऊपर वाला ऑप्शन मैच ही नहीं करता, लिहाजा हमारा 6.1 का आंसर जो है ना वो सी होगा। ठीक है, उसके बाद 6.2 पर आते हैं। 6.2 जो है इस पे लिखा हुआ है ₹200 इज इन्वेस्टेड at the end of each month in an account paying interest 6% per year compounded monthly. What is the future value of this annuity after 10th payment? अब यहाँ पर ऑर्डिनरी एनवीटी होगी या एनवीटी ड्यू होगी, बताओ। यहाँ पर ऑर्डिनरी, यहाँ पर कौन सी एनवीटी होगी। क्या यहाँ पर कोई हिंट
पर हम ऑर्डिनरी at the end of each month, at the end of each listed at the end of each percent per year compounded monthly. What is अब मंथली के केस में कंपाउंडेड मंथली के केस में आपने ये पढ़ा हुआ है कि इंटरेस्ट की परसेंटेज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी इंटरेस्ट की परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं 12 से, और नंबर ऑफ ईयर्स को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मिसाल के तौर पे लेट से अगर 2 साल होते हैं तो हम 12 से मल्टीप्लाई करके पावर में 24 लिखते हैं। अगर 5 साल होते हैं तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर पावर में 60 लिखते हैं। यानी कि इफेक्टिवली पावर में मंथ्स आते हैं, इफेक्टिवली पावर में क्या आते हैं, मंथ्स आते हैं। अब यहां पर वो साल नहीं बता रहा, यहां पर वो बोल रहा है 10वीं पेमेंट के बाद क्या अमाउंट हो जाएगा। तो कितने महीने होंगे, 10 महीने होंगे। हमें पावर में मंथ्स लिखने होते हैं। खैर फॉर्मूला क्या है, आर है हमारा 200 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट कितना होगा 6% डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12 क्यों, कंपाउंडेड मंथली है। 1 प्लस आई पावर एन, पावर में क्या आएगा सर, पावर में 10 आ जाएगा, -1, और नीचे होगा 6% डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पर ये बात याद रखो कि पावर में हमने 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर 120 क्यों नहीं लिखा। 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर 120 क्यों नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि पावर में अगर कंपाउंडेड मंथली है तो नंबर ऑफ मंथ्स आना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्टली उसने 10 पेमेंट लिखी है कि 10वीं पेमेंट के बाद अमाउंट क्या होगा। जब उसने ये कह दिया कि 10वीं पेमेंट के बाद अमाउंट क्या होगा, लिहाजा उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि वो 10 महीनों की बात कर रहा है। ठीक है, 10वीं पेमेंट के बाद अमाउंट क्या होगा, 10वीं पेमेंट के बाद अमाउंट क्या होगा, डायरेक्टली उसने इस तरह से सवाल पूछ लिया। समझ में आ रही है बात। तो अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें ज़रा आप सब, क्या आंसर आता है। ये 2045.6 बन रहा, क्या बन रहा, 2045.6। अच्छा आपके आंसर्स करीब तरीन कोई भी एक आंसर होगा, हमारा आंसर तो 2045.6 बन रहा, 2045.6 बन रहा। तो इसके करीब तरीन का आंसर हमारे पास जो दिया हुआ है वो 2044 है। उसके बाद अगला है जेड इन्वेस्ट ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 10 years। फ्रॉम टुडे suppose interest rate is 8% per annum compounded annually, future value of the NVT is फ्रॉम टुडे। जेड 10,000 रुपये हर साल जमा करेगा, आज से शुरू कर 10 सालों के लिए। पहले साल के शुरू में, दूसरे साल के शुरू में, तीसरे साल के शुरू में, चौथे साल के शुरू में, इस तरह से। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एनवीटी इज, क्योंकि उसने फ्रॉम टुडे बोल दिया, क्योंकि उसने फ्रॉम टुडे बोल दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आर एनवीटी ड्यू होगी, आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कंपाउंडेड एनुअली है 8%, पावर 10 -1 डिवाइडेड बाई 8% मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8%। फ्रॉम टुडे उसने बोला, आज से। तो इसका मतलब एनवीटी ड्यू हो गई। ठीक है जी, एनवीटी ड्यू हो गई, तो हम इसको अब ज़रा सॉल्व करते हैं और एनवीटी ड्यू के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाता है 156,454.8, 156,454.87 या 8 तकरीबन। ठीक है जी, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा 156,454
156,454 के करीब तरीन वो हमारा आंसर बनेगा ए। ठीक है, ए हमारा आंसर होगा। क्लियर है सबको? इसमें कोई मसला है तो बताओ। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है ₹5,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 years टू पे ऑफ अ लोन। एक मिनट, 156, ओहो सही है, डी है आंसर, सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर जो है वो डी होगा। ठीक है जी, डी होगा, डी होगा, डी होगा। अच्छा, उसके बाद फिर लिखा हुआ है ₹5,000 इज पेड एवरी ईयर टू फॉर 10 years टू पे ऑफ अ लोन। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट इज 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 5,000 रुपये पे किए जाते हैं हर साल 10 सालों के लिए एक लोन को रीपे करने के लिए। लोन की अमाउंट क्या होगी अगर इंटरेस्ट जो है वो 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है। तो लोन आप आज लेते हो, लोन आप आज लेते हो, और उस लोन को वापस करने के लिए, उस लोन को वापस करने के लिए, उस लोन को वापस करने के लिए आप क्या करते हो, आप 10 साल तक रीपेमेंट्स कर रहे हो। तो लिखा हुआ है ₹5,000 इज पेड एवरी ईयर। हर साल, हर साल 5,000 रुपये रीपे हो रहे हैं, हर साल 5,000 रुपये रीपे हो रहे हैं, हर साल 5,000 रुपये रीपे हो रहे हैं। ठीक है, एक लोन को वापस करने के लिए, लोन आपने आज लिया था। व्हाट इज द लोन अमाउंट, लोन की अमाउंट मालूम करनी है इफ इंटरेस्ट रेट इज 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब आपको लोन वाला केस, जो रिकॉर्डेड लेसन है उसमें लोन वाला एक केस था। लोन की अमाउंट किसके बराबर होती है? लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। याद है, लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। ये हमने एक चीज पढ़ी है, लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। तो लोन क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होता है, लिहाजा लोन तो हमें नहीं पता। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के लिए लोन के केस में अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो हम ऑर्डिनरी एनवीडी एज्यूम करते हैं। और उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप लोन लोगे तो पहले ही किस्त लोन लेने के कुछ अरसे बाद वापस पे करोगे। तो अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और ये अगर देखा जाए तो ऑर्डिनरी एनवीटी है, तो ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट में आ जाता है 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन आई। ठीक है जी, इस हिसाब से हम यहाँ पर 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई, यानी कि 14%, पावर माइनस 10 सालों की बात हो रही है, डिवाइडेड बाई आई यानी कि 14% करेंगे। इसको कैलकुलेट करें ज़रा। ये आ जाता है आपका 26080.57, 26080.57। ठीक है जी, 26080.57। तो हमारा 6.4 का जो आंसर होगा वो होगा सी। सही है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको?